तक तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चू। आज करंट निकलने वाला है और करंट जैसे ही निकलने वाला है तो समझ गए करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। और यदि करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करते हैं, बिकॉज क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। आप जितने डेली अपडेट रहते हो उतने ही आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। तो हमें पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एवरी डे यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करनी है तो हमने ऐसा सोचा हुआ है कि हर महीने जो करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा, आज दूसरा सेशन है, पहला सेशन हमने पिछले महीने किया था तो दूसरा सेशन है। तो ऐसे जो सेशन हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको भी यहाँ आने का मौका मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, तो वहां आप मुझे डीएम करिए और आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि जो व्यक्ति है जो आज हमारे साथ उपस्थित है, उन ज्ञान का परिचय करवाता हूँ। श्री रजत कपूर। रजत जी की बात करें तो रजत जी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मतलब करंट अफेयर्स उनका अपडेट रहता है, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी उनके पास होगी। उन्होंने बीबीए में स्टडी की हुई है और अभी वो पढ़ाई चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या लगता है यूपीआई ने मतलब पब्लिक का भरोसा जीतने में कोई कमी छोड़ दी थी या फिर सरकार कुछ नया ट्राई करना चाहती है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो कार्यरत सुविधा है यूपीआई, है ना, उसके ऑप्शन में एनयूई, ठीक है, तो मार्केट में आने वाला है। तो उसके बारे में क्या स्पष्टता है, मतलब विस्तार में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अनिल भाई का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चैनल पे इनवाइट किया। और कोशिश रहेगी कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहे। तो जैसे कि आपने पूछा कि एनयूई क्या है और क्या यूपीआई पे अब हम भरोसा नहीं कर सकते या यूपीआई इनएफिशिएंट है, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एनयूई का फुल फॉर्म है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। एनयूई की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूपीआई काफ़ी अच्छा है और यूपीआई बहुत अच्छा है मैं कहूँगा, क्योंकि यूपीआई ने हमको मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। जैसे लॉकडाउन में जब आप बैंक को एक्सेस नहीं कर सकते थे छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में, आपने यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए होंगे और सभी ने किए हैं। तो यूपीआई इज़ अ लाइफ सेवर अकॉर्डिंग टू मी। अब एनयूई की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले यूपीआई के बारे में भी। एनपीसीआई करके कंपनी है, वो भारत सरकार के अंतर्गत तो बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो बेसिकली उसका काम है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है उसका काम, और वो डायरेक्टली आरबीआई की मॉनिटरिंग में चलती है। अब एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया था। यूपीआई इंट्रोड्यूस करने के बाद में पूरे देश ने उसका भव्य स्वागत किया। और मतलब आप समझिए कि अगर मैं आपको इसका प्लस पॉइंट बताऊं, अगर एडवांटेज सबसे बड़ा बताऊं, लॉकडाउन में अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो अगर मैं आपको अमाउंट बनाऊं वो 31.7 ट्रिलियन रुपीस में था। और अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 450 बिलियन डॉलर के आसपास ये अमाउंट जा रहा है, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। घर छोटे पड़ जाएंगे इतना अमाउंट भरने के लिए। तो अब एनयूई की ज़रूरत क्यों, जब इतना सक्सेसफुल एक प्रोसेस हमारे पास में है? तो एनयूई की ज़रूरत इसीलिए है, एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीआई पे बहुत ज़्यादा अब लोड आ रहा है। मतलब पब्लिक कहीं ना कहीं यूपीआई का बहुत ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना उपभोक्ता बढ़ जाना, तो उसका उपभोग इतना हो चुका है कि अब आरबीआई को डर है कि अगर छोटा सा भी कोई टेक्निकल ग्लिच आया तो हमारा पूरा सिस्टम हिल सकता है। ऐसा हुआ भी है कई बार हमको, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पेमेंट करना है और वो यूपीआई नहीं कर पाते हम लोग, बैंक में पैसा होने के बावजूद, इंटरनेट एक्सेस होने के बावजूद भी। तो दैट इज द टेक्निकल ग्लिच। और उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उस रिस्क कंसंट्रेशन, आरबीआई उसी चीज को रिस्क कंसंट्रेशन बोलता है, जब एक प्रोसेस पे आप पूरी तरीके से निर्भर हो, तब उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए एनयूई आया है। अब एनयूई के लिए 2020 में आरबीआई ने प्रपोजल सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को भेजा और एक प्रपोजल जनरल भी उन्होंने इशू किया कि हम सभी कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आप आए
और इस एनयूई के लिए बिडिंग, लाइसेंस के लिए बिडिंग आप करें। अब इस रेस के अंदर बड़ी बड़ी जितनी भी जाइंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, फिर अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन हो गया, फिर पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, जो नाम लेना चाहें आप, वो सभी, इवन ओला, ओला भी इस रेस में अब आ चुका है। ये सब अब ग्रुप्स बनाएंगे और इस बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेंगे। और ये जो एनयूई है, एनयूई फाइनल प्रोसेस का नाम नहीं है, जैसे यूपीआई है वो फाइनल एक प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है। तो वो नाम एनयूई सिर्फ अभी एक टेम्पररी नाम है। जब पूरा लाइसेंसिंग का काम हो जाएगा, जब एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा हमारे पास में, उसका नाम कुछ और हो सकता है। फिलहाल यही है। मतलब कि यूपीआई का यदि ऑप्शन ढूंढने जाए तो एनयूई है, क्योंकि मान लो, हाँ ठीक है, वो बढ़िया है जी। अच्छा, एक आगे के विषय पर हम जाते हैं। अच्छा, वैसे सोने की बात करें तो मतलब सोने का भाव बीच में बहुत बढ़ा था, एंड देन की बाद में थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन जैसे कि मिडिल क्लास पब्लिक की बात करें, है ना, जो मध्यम वर्ग जो लोग हैं, तो उनके लिए तो अभी भी वो मतलब महंगा ही कह सकते हैं। और यदि ऐसे में आपको सोने का पहाड़ मिल जाए तो मतलब क्या ही कहना, है ना। तो मतलब क्यों, कुछ हफ्ते पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था कि एक कॉन्गो में सोने का पहाड़ मिला है ना, और वहां से लोग सोना भर भर के ले जा रहे हैं। तो इस विषय के बारे में मतलब क्या स्पष्टता है? सोने का पहाड़ मिल जाए तो क्या ही बात है। और सबके सपनों में सोना तो शायद एक ना एक दिन आता ही है। अब सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं कि प्राकृतिक सोना कहीं पे मिला, जैसे हम कहते हैं सोने का पहाड़ मिला, या हम कहते हैं सोने की खदान मिली, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि सोने के पत्थर, सोने के चट्टान वो मिली है। तो हमारा तो स्वरूप गहने ही देखे हमने, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट जो ब्रिक्स आती है, ईंट सोने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी होगी। तो हमारी परिकल्पना उस फिनिश्ड गुड्स की है, वो एक फिनिश्ड गुड्स है। तो हम गोल्ड, मतलब जब गोल्ड बोलते हैं तो हम सीधा वही सोचते हैं, गहना, अंगूठी, चेन, तो बस हमारे दिमाग में वही आता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं रॉ गोल्ड, गोल्ड उसके प्राकृतिक फॉर्म में, तो वो गोल्ड ऐसे नहीं होता है। गोल्ड अन्य पदार्थों के साथ में मिला हुआ होता है। आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, आपका इशारा है अफ्रीकन कंट्री जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब कॉन्गो भी दो है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लुही करके एक जगह है, वो लुही जगह पे एक पहाड़ मिला है, जिस पहाड़ की मिट्टी में सोना है। तो अब जैसे आपने बताया कि वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो वीडियो मैंने भी देखा। वहाँ पे लोग, मतलब आप समझिए, बोरा भर भर के उस मिट्टी को ले जा रहे हैं। अब उन, मतलब क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं तो उन लोगों को काफ़ी भोला और मासूम कहूँगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव से ये चीज़ होती भी है। वो उस मिट्टी को ले जाकर भी वो अमीर नहीं बन पाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है, क्योंकि आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वहाँ से? द थिंग इज, वो सोना मिट्टी के फॉर्म में है। दूसरी चीज, सोना इतना सारा अफ्रीका में होने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे एबंडेंस ऑफ पॉवर्टी है, एबंडेंस ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन है, एबंडेंस ऑफ करप्शन है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज अफ्रीका इतना पिछड़ा हुआ है। और मैं बात करूं अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो अगर आप इसका ह्यूमन इंडेक्स में अगर आप इसका स्थान देखने जाएं, तो इसका स्थान अगर मैं ऐसे आपको बताने जाऊं तो ये कई ज़्यादा, मतलब आप इसका अगर अनुमान लगाना चाहें, ये पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ है। इसका ह्यूमन इंडेक्स कई पीछे, मतलब आप समझिए कि मानव विकास की दौड़ में कॉन्गो कहीं खोया हुआ है। दूसरी चीज कि यहाँ पे इतना सोना होने के बावजूद भी दर्शकों के मन में एक प्रश्न होगा कि आज कॉन्गो इतना पीछे क्यों है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कि लुही में एक पहाड़ निकला हो। इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं बन चुकी है जहाँ पे नदी बह रही है और नदी के नीचे सोना पड़ा हुआ है, खदानें हैं बहुत सारी सोने की। तो क्यों इतना सोना होने के बावजूद भी कॉन्गो पीछे क्यों? तो उसका रीजन है वहाँ की सरकार का असमर्थ होना तंत्र चलाने में, और दूसरी चीज है करप्शन। तो एक तो आपके पास में कैपेबिलिटी नहीं है, और दूसरी तो नीयत भी नहीं है आपके पास में।
तो जब ये दो चीज़ें मिलती है तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी मिलिशिया, हम सबने मिनी मिलिशिया गेम खेली होगी, तो वो मिलिशिया मतलब एक छोटी छोटी आर्मी है वहाँ पे, प्राइवेट आर्मी है लोगों की, माफिया जिनको हम कहते हैं, कार्टेल्स। वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगा लुई में पहाड़ है, वो एक कार्टेल वहाँ पे आ जाएगा, उस जगह को कॉर्डन कर देगा, कब्जा कर लेगा, और वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनको वो लोग फोर्स करते हैं उस सोने की खदान में खदानी करने के लिए, और वो जो सोना वहां से एक्सट्रैक्ट होता है कच्चे फॉर्म में उसको वो लोग स्मगल करके यूएई और सऊदी अरेबिया भेजते हैं ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट बन सके। अब यहाँ पे ना तो सरकार को पता चला, सरकार को पता है तो भी सरकार को अपना जो कट बोलते हैं, जिसको आप इस अगर एक स्लैंग में यूज करूं तो उसको कट बोलते हैं, उनका कट, उनका हिस्सा मिल गया, और बाकी का सोना सारा स्मगल होके वो अरेबियन कंट्रीज में चला गया, और वहां से फिर आपको पता ही है। सही है, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा सोना मिलने के बावजूद भी जो ग्रोथ होना चाहिए वो तो नहीं होगा, ये फैक्ट है जी। और जैसे कि आपने कहा कि सबके सपने में सोना आता ही है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सपना सोने के बाद ही आता है। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। आई बिलीव इमेजिनेशन जो है ना वो क्रिएटिविटी को पैदा करती है, और यदि इमेजिनेशन का लेवल एक्सट्रीम हो जाए तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि स्पेस में होटल बनने वाला है, मतलब ये एक एक्सट्रीम लेवल की बात होगी जो हम मान ही नहीं सकते। तो इस विषय के बारे में कितनी सच्चाई है? सही कहा कि इमेजिनेशन है तो कुछ भी आज के ज़माने में पॉसिबल है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी जाइंट इंडस्ट्री है जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन, जिसका नाम है, उसने ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है पूरा। 2025 में इसका काम शुरू होगा और 2027 में वो क्लेम कर रहे हैं इसको कंप्लीट भी कर देंगे। अब हम ये सब सोच रहे हैं कि अगर हमको धरती पर होटल बनानी हो जो 400 लोगों को एकोमोडेट कर पाए तो वो 2 साल में संभव नहीं है पूर्णतः, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग स्पेस में होटल 2 साल के अंदर बना देंगे। तो इसकी तैयारी काफ़ी वर्षों पहले से चल रही है, और सिर्फ होटल स्पेस में असेंबल होगी, बनेगी नहीं, बननी यहाँ से ही शुरू हो जाएगी, और वो वहाँ सिर्फ कंपोनेंट्स, उसके रेडी कंपोनेंट्स आएंगे और उनको चिपका दिया जाएगा साथ में। अब इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पेस में जाना और विदेश घूमने में बहुत फ़र्क है। तो अगर मैं इसके पूरे प्रोजेक्ट के खर्चे की बात करूं तो अगर एक व्यक्ति को अगर जाना है स्पेस में तो उसको 36 करोड़ सिर्फ उसका स्टे है 3 दिन का वहाँ पे, जिसका कंपनी चार्ज कर रही है। 36 करोड़ सिर्फ रहना है 3 दिन आपको, और आप अगर ओवरऑल पैकेज वहाँ की सारी सर्विसेज यूज़ करो और घूमो फिरो अंदर और आना जाने के कॉस्टिंग अगर मैं गिनूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास, वो भी मैं अप्रॉक्स कह रहा हूँ, पूरा मैं अभी माहिती नहीं दे सकता और मैं एक ऑथोराइज पर्सन भी नहीं हूँ देने के लिए। 100 करोड़ के आसपास कंपनी क्लेम कर रही है, और इसमें कंपनी का जो मॉडल है वो ऐसा कह रही है कि टेस्ला, जो हम जानते हैं एलन मस्क, तो एलन मस्क का जो सपना है कि मैं स्पेस में इंसानों को भेजूं और वापस उनको उसी स्पेस शटल में लेके आऊँ, रीयूजेबल स्पेस शटल्स, तो उसके थ्रू कंपनी कह रही है कि हम अपने कंपोनेंट्स वहाँ पे भेजेंगे और उन्हीं को स्पेस में हम लोग असेंबल भी करेंगे। मतलब वो जो स्पेस एक्स जो कंपनी है जी, तो उसके साथ टाइप किया हुआ होगा। टाइप ऐसे ऑफिशियली तो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस की रेस में अभी एक ही कंपनी है जो कि स्पेस एक्स है, जो इतना जतन कर रही है, मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, सब तरीके से। एलन मस्क ने अपना जी जान लगा दिया है स्पेस में जाने के लिए, स्पेस में लोगों को भेजने के लिए, तो इस रेस में स्पेस एक्स सबसे आगे है, और कंपनी ने भी ऑफिशियली क्लेम किया है कि हम लोग स्पेस एक्स की मदद लेंगे ये सारा सामान ऊपर पहुंचाने के लिए। अब हम बात करें कि ये होटल कैसी होगी, क्या वहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी, क्या वहाँ पे कोई स्थायी ढांचा होगा, तो ये नॉर्मल होटल जैसी बिल्कुल नहीं होगी। ये अगर मैं आपको इसका मैं अगर विवरण देना चाहूँ तो एक सिलिंड्रिकल आकार होगा, एक रिंग होगी, और वो रिंग के पीछे बहुत सारे, जिनको बोलते हैं टर्बाइन्स, जिनको बोलते हैं बूस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं, स्पेस में बूस्टर्स चाहिए होंगे जो कंटिन्यूसली थ्रस्ट पैदा करेंगे जिससे वो होटल घूमती रहे, चल सके, और वो होटल कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग होगी। अब रिवॉल्विंग क्यों होगी वो होटल, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रिवॉल्विंग इसलिए क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि हम लोग आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी देंगे,
मतलब ऐसा नहीं कि आप होटल में जाते ही उड़ रहे हो और पानी पी रहे हो तो पानी ग्लास से हवा में उड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी क्लेम कर रही है मून पे जितनी ग्रेविटी है उतनी ग्रेविटी आपको होटल के अंदर हम लोग प्रदान कर देंगे। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एग्जांपल समझाता हूँ जनता को फटाफट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बाल्टी आधी भरी है, उसमें पानी हो आधी भरी हुई बाल्टी में, और आप तेज गोल घूमिए, यू वुड बी शॉक्ड कि वो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो बाल्टी आधी भरी हुई है और उसके अंदर पानी है। तो उसका जो एंड है वो एंड में ग्रेविटी आ जाएगी, उस बाल्टी के एंड में ग्रेविटी आ जाएगी, तो वो पानी स्वाभाविक है वो ग्रेविटी उस चीज को पकड़ के रखे। बस उसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ये होटल भी डिजाइन करी है। और उस होटल के एंड पे जो रिंग का जो एंड है, ये जैसे रिंग है और इसके एंड पे इस तरफ वो होटल के आपके चेम्बर्स होंगे। वहाँ पे आप लिफ्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप वहाँ पे चिपके हुए रहोगे उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी के थ्रू। अब कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कंपनी कि आप 400 लोगों को वो लोग एकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पे। अब इसमें 24 चेम्बर होंगे, 24 चेम्बर 400 लोगों को जगह देंगे वहाँ पे। इसके अंदर सभी आलीशान फैसिलिटीज़ होगी जो एक 5 स्टार होटल में होती है, जिम, पब, बार, एक स्विमिंग पूल। फिर आप देखिए कि एक ऐसा फीचर वो लोग दे रहे हैं कि इवन आप स्पेस वॉक कर सकते हैं, मतलब उस होटल की छत पे जाके स्पेस सूट पहन के आपको टाई अप कर देंगे वो लोग, आप चल सकते हैं। उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगा, लेकिन आप वो सपना भी पूरा कर सकते हैं अपना। अब जैसे आप प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि जैसे वापस अगर आना हो या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनके पास में इमरजेंसी की भी तैयारियां हैं। 40 इमरजेंसी सर्विस वाहन है उनके पास में जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, आपको सिर्फ बैठना है, वो आपको धरती पे लैंड करा देंगे। तो 40 ऐसे वाहन भी है उनके पास में जो फुल्ली इक्विप्ड होंगे, वो तैयार है किसी भी परिस्थिति के लिए। और आशा करता हूँ ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूर्ण हो जाए। अब इसका एक रोचक तथ्य ये है कि पहली बात, ये जो होटल है वो धरती से 500 से 550 किलोमीटर ऊपर है, धरती की सतह से 500-550 किलोमीटर ऊपर सन की ऑर्बिटल लाइन में है। मतलब इसमें कभी भी बिजली की कमी नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी से पावर्ड रहेगा। जहां जहां सूरज की किरणें जाएगी उस एंगल में ये घूमता रहेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू सॉल्व। दूसरी चीज, एलन मस्क ने क्लेम किया है कि नियर बाय फ्यूचर वो लोग अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए पर केजी, मतलब 10 रुपए उनके $10 पर केजी वो लोग चार्ज करेंगे सामान वहां पहुंचाने के लिए। मतलब आप सोचिए 10 रुपए पर केजी में आपका सामान स्पेस में पहुंच जाएगा। $10, हाँ वही, $10 पर केजी में आपका सामान वहां पे पहुंच जाएगा। मतलब आप सोचिए एलन मस्क और ये जितनी भी टेक जाइंट्स कंपनियां हैं, जो इनोवेटिव कंपनियां हैं, वो हिस्ट्री बदलने वाली है। वाओ, मतलब दैट्स ग्रेट। ये बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि लेकिन ये मुझे लगता है कि सामान्य लोगों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि जो मिलियनर है और जो मतलब जी बिल्कुल, अभी के लिए आप बोल सकते हैं, अभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मीनवाइल सो या बहुत ही गजब न्यूज़ है जी। जहां भारत के लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, वैसे ही विदेश में भी ऐसे लोग हैं कि जो भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। कभी कभार ऐसे लोग एक लेवल पे चले जाते हैं कि अभी जो सुनने में आया है कि एक बेन बाबा की जो स्विट्जरलैंड से भारत तक चल कर आए हैं, वो भी कुंभ के लिए। तो मतलब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात हो गई। तो इस विषय के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे आपने बताया तो बेन बाबा वाली न्यूज़ मुझे भी मिली और मैंने वो वीडियो देखा उनका, काफ़ी अच्छा मंत्र उपचार वगैरह कर रहे थे वो। अब बेन बाबा की अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं तो बेन जो व्यक्ति है, बाबा वो अभी बने हैं, सन्यास उन्हें अभी भगवा चोला पहने, मतलब वो बेन नहीं है वैसे कहने जाके वो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देखने जाए तो वो बेन नहीं है, वो बेन है। और बेन एक व्यक्ति है, उनका नाम बेन है जी, उनका नाम बेन है। तो ये वही बात हुई जैसे महिला महिला नहीं है, महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है, उसी तरीके से। तो बेन जो व्यक्ति है ही इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से है। काफ़ी कहेंगे कि ऐसा देश, समृद्ध देश, जहाँ चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है, समृद्धि ही समृद्धि है, महंगी घड़ियाँ, पेन, वाइन्स। तो उस जगह से वो आते हैं और मुझे काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी क्यूरियस हुआ था जब मुझे पता लगा कि स्विट्जरलैंड से एक सन्यासी आया है। यहाँ से तो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड से कोई व्यक्ति यहाँ, और वो भी चलकर, मतलब स्विट्जरलैंड से भारत वो व्यक्ति निश्चय करता है कि मुझे चल करके जाना है। अब
ये यात्रा कैसी रही होगी, तो बेन कुछ इस तरीके से बताते हैं कि वो संन्यास के पूर्व वो एक वेब डिज़ाइनर थे स्विट्ज़रलैंड में, और काफ़ी अच्छा उनका लाइफ था, लेविश लाइफ था जैसा स्विट्ज़रलैंड के लोगों का होता है। 1 घंटे का $10 मिनिमम कमाते थे, उससे ज़्यादा ही होता था वो कहते हैं, और हर तरीके का शौक पूरा करते थे वो। अब ऐसा क्या हुआ, प्रश्न यही आता है कि सब कुछ भारत में तो हम देखते हैं सब कुछ सेट चल रहा हो और एकदम से संन्यास लेना, मतलब हम ये सोचते हैं यार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है यार, अभी तो सब कुछ तेरा सेट है, अभी क्या करना है, जब तेरे पास कुछ नहीं हो तब करना। लेकिन बेन ने ऐसा कहा, मेरे पास में सब कुछ था और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इससे खुशी नहीं मिल रही। बेन कहते हैं कि भौतिकवाद, पैसा और खुशी, सुख, उसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। खुशी अंदर से आती है, मुझे अंदर से फीलिंग हुआ। वो भारत पैदल चलने निकले। समय अंतर की मैं बात करूं तो आप ये सोच रहे होंगे कितना समय लगा, तो बेन को भारतीय बॉर्डर तक पहुंचने में 4 साल लगे। 4 साल पहले निकले थे स्विट्जरलैंड से, भारतीय बॉर्डर तक पहुंचने में उनको 4 साल लगे। वैसे वो कितना किलोमीटर होता है, मतलब यहाँ से कितने जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली आप देखने जाएं तो मैं अगर बेन के घर से बात करता हूँ तो 7-7.5 हज़ार किलोमीटर के आसपास। अच्छा, मतलब उतना चलकर वो इंडिया आए। जी। अब रोचक तथ्य ये है कि आते आते बेन ने 18 देश कवर किए चलते चलते, क्योंकि स्वाभाविक बात है स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं तो बहुत सारे देश बीच में आए, यूरोप, टर्की, पाकिस्तान, इराक, ईरान, ऐसे बहुत सारे देश उन्होंने, अर्मेनिया, ये सब पार करते करते भारत पहुंचे। बेन का जो अनुभव है वो कहते हैं कि 4 साल भारतीय बॉर्डर तक पहुंचने में लगे और भारत के अंदर मुझे घूमते हुए आज 1 साल हो चुका है और मैं आज हरिद्वार कुंभ में पहुंचा हूँ। तो भारत में पैदल ही घूमे? हाँ, मतलब जी। सब। हाँ, अब बेन के बारे में एक रोचक तथ्य और बताऊं, जैसे हम हठ योग के बारे में जानते हैं, मतलब कोई साधु है वो कहता है मैं हाथ ऐसे रखूंगा तो वो आजीवन हाथ ऐसे ही रखता है। कोई साधु है बोलेगा मैं मेरे केश बड़े करूंगा, तो आप देखते होंगे आजीवन वो केश बड़े ही रखते हैं। तो बेन भी उस तरीके का एक योग, हठ योग कर रहे हैं, और उनका हठ योग ये है कि वो आजीवन जहाँ पे भी जाएंगे पैदल जाएंगे वो। तो ये उनका हठ योग है, और वो पिछले 5 सालों से वो पैदल ही है, वो किसी भी वाहन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, इवन साइकिल का भी उन्होंने उपयोग नहीं किया है, पैदल। अब बेन का ये कहना है, जब उनसे पूछा गया कि आप भारत आए तो स्वाभाविक बात है कई सारी तकलीफें आई होगी, आपने यात्रा कैसे करी, आप कैसे चलते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी। तो बेन कहते हैं सीधी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी, मैं दिन का 20 से 25 किलोमीटर चलता था, जहाँ नींद आती थी वहाँ सो जाता था। और बेन का ये कहना है कि उनकी सबसे मेजर इशू जो आई, तकलीफ, हमने देखा 18 कंट्रीज पार करके आना, तो कोई कंट्री बिना वीज़ा के तो आपको परमिट देगी नहीं। तो बेन का यही कहना था कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वीज़ाज में, तो क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग इमिग्रेशन लॉज होते हैं, तो उनको कोप अप करने में थोड़ा समय गया, इसीलिए मुझे 4 साल लगे भारत पहुंचने में। और उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात ये हुई कि भारत सरकार ने मुझे सामने से वीज़ा दिया और मैं भारत आया, और हर महीने वो मेरा वीज़ा अपडेट सामने से कर देते हैं। वाह, मतलब ये गजब बात है कि हम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो पश्चिमी जो लोग हैं, विदेश के लोग जो इंडियन कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं जी, तो ये मतलब लगता है कि, और कभी कभार मुझे मेरे मन में ऐसा आता है कि वो बोलते हैं ना कि घर के मुर्गे दाल बराबर जी। मतलब अपना होता है वो खराब भी लगता है, बाहर वालों को अच्छा लगता है। तो हमें भी कभी कभार ऐसा लगता है कि इंडिया में क्या रखा है, फिर वो लोग जो बाहर का कल्चर अपनाते हैं, तो एग्जैक्टली ये है। तो इसी विषय के साथ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम लोग महीने की कुछ ऐसी न्यूज़ सिलेक्ट करते हैं कि जो यहाँ पर आपको हम बता सके। और जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके यहाँ पर आप आ सकते हो। तो मेरा इंस्टा आईडी वापस मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करके बताइए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। हर गुरुवार दोपहर 12 बजे अलकारी संग ज्ञानी, ज्ञान की बात ज्ञानी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।